Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is very important session for all those who have applied for assistant compiler. ये एक मैराथन क्लास है। इससे पहले मैं जो है डेमोक्रेसी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, और आज मैं जो है डेमोक्रेसी के बाद मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई हैं और डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाई है। ठीक है, ये मैंने इससे पहले कंप्लीट किया है 2 वीडियोस में। इस वीडियो में जो है मैं आपका पब्लिक ओपिनियन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद बैलेट बॉक्स, नॉमिनेशन, जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट मैं इसमें कंप्लीट कर दूंगा। आपका इसमें सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बचेगा और सिटी और विलेज बचेगा, क्योंकि लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। और यूएनओ जो है वो मैं आपको करंट्स में करवाऊंगा विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं। देखिए, पब्लिक ओपिनियन क्या होती है, अगर हम एक वर्ड में इसको बोलें हिंदी में, राय। राइट, राय, किसी की राय लेना, किसी की ओपिनियन लेना। राइट, सो अगर देखिए ये ऐसा टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन, इसमें क्वेश्चन आने का चांस तो ऑलमोस्ट 10% भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ ना ये फैक्चुअल टॉपिक है ना ये, और ये बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जितना भी जो है इसमें कवर करना है मैं करवा दूंगा। पब्लिक ओपिनियन होते हैं नोशंस, बिलीफ्स, प्रेजुडिस, एस्पिरेशंस, एटीट्यूड्स या जनरल विल ऑफ कम्युनिटी टुवर्ड्स समथिंग, किसी भी चीज़ के। ये एग्रीगेट होता है पूरे का। ठीक है, अगर डेफिनेशंस की बात करें हम, सबसे पहले कैम्बल यंग ने बोला था कि ये ओपिनियंस है ऑफ जनरल पब्लिक। उसके बाद LW डूब ने बोला कि ये पीपल्स एटीट्यूड है ऑन इश्यूज, और कैसे पीपल जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आया लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने बोला कि ये एग्रीगेट है व्यूज ऑफ पीपल जो कि अफेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद आए मॉरिस। मॉरिस ने बोला कि ये जो है ये एक सोशल प्रोडक्ट है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ माइंड्स। सो ये 4 डेफिनेशंस जो है आप थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछ सकता है, वैसे चांस तो उतना है नहीं। देखिए, ऑरिजिन हुआ था इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से। रूसो ने जो है, रूसो, इसने पहली बार ये यूज़ किया था और बोला था कि जर्नल विल जो है वो ज़रूरी है। इंग्लैंड रेवोल्यूशन में इसकी बात हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, देखिए सबसे पहला सिग्निफिकेंस है इसका कि ये गाइड है गवर्नमेंट के लिए। दूसरी चीज़, ये हेल्प करता है लॉ मेकिंग में। तीसरी चीज़, ये एक्ट करता है एज ए वॉच डॉग। देखिए वॉच डॉग क्या होता है कि नज़र जो है गवर्नमेंट पे रहती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कोई गलत स्कीम जो है पब्लिश कर दी, या कुछ भी काम ऐसा किया जो कि पब्लिक के फेवर में नहीं था, तो पब्लिक ओपिनियन जो है आप डिस्कस करोगे, एक पब्लिक ओपिनियन बनती है। ठीक है, सो गवर्नमेंट को भी ये पता चलता है कि नहीं हमारी ये गलती है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन आगे आ ही जाता है, चाहे थ्रू मीडिया, चाहे थ्रू प्रेस, वट एवर द, चाहे सोशल मीडिया। ठीक है, इसके बाद प्रोटेक्ट होते हैं राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ कॉमन मैन। कैसे होते हैं? सिंपली कि अगर किसी के साथ जुल्म होगा तो उस पर एक पब्लिक ओपिनियन बनेगी और वो चीज़ हाईलाइट होगी। राइट, ये एक पावरफुल फोर्स है इन इंटरनेशनल स्फीयर, मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो मैंने इससे पहले आपको यहाँ पे बात बोली। इसके बाद है एजेंसीज। देखिए एजेंसीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि फैमिली है इसकी एजेंसी, क्योंकि सबसे पहले डिस्कस होता है घर पे ही ये चीज़ें। ठीक है, एक पब्लिक ओपिनियन जब बनती है वो सबसे पहले घर में डिस्कस होती है, क्योंकि घर में डिस्कस होते हैं लाइक्स, डिसलाइक्स, राइट, हैबिट्स। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे एक थिंकिंग डेवलप होती है इंडिविजुअल की। उसके बाद रिलीजियस या कल्चरल एसोसिएशंस, राइट। उसके बाद लिटरेचर, बहुत सारी बुक्स से जो है वो
सोच बदल सकती है इंसान की, वो एक पब्लिक ओपिनियन में बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करती है। इसके बाद प्रेशर ग्रुप्स मतलब बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन, फार्मर्स एसोसिएशन, राइट, वो ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टी तो है ही, और प्रेस। देखिए प्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि प्रेस का इस्तेमाल या प्रेस जो है वो एक सोच, एक पब्लिक ओपिनियन को जो है मोल्ड कर सकती है, मोल्डिंग पावर है इसमें। इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप कुछ सोच रखते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन शाम को जो है आपने जब टेलीविज़न में जो न्यूज़ देखी, तो हम मान के चलते हैं कि वो एंटी कांग्रेस जो है, क्योंकि आजकल मीडिया भी बटा हुआ है, वो एंटी कांग्रेस जो है चैनल थी। तो एंटी कांग्रेस चैनल जब होगी, तो उस पर जब आप सुनोगे तो आपका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स की, देखिए सबसे पहले कि ये ऑलवेज एक्टिव ही रहता है, कि हमेशा कुछ ना कुछ ओपिनियंस जो है बदलती रहती है, ये एक्टिव रहता है विद टाइम। वेलफेयर ऑफ नेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये चेंज होता है विद टाइम और सर्कमस्टेंसेस, और मेजॉरिटी का डिसीजन इससे पता चलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक ओपिनियन। इसके बाद है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, जो कि आपके सिलेबस में फ्रेंचाइज दिया है, राइट टू कॉन्टेस्ट। देखिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि वोटर कौन है और कॉन्टेस्ट कौन कर सकता है इलेक्शन। सो सबसे पहले जब हम वोटर की बात करते हैं, वोटर जो है सारे एडल्ट सिटीजन्स वोट कर सकते हैं, जिसमें कि एडल्ट 1989 तक 21 ईयर्स का था, उसके बाद जो है 18 ईयर कर दिया गया ये। अब जो है 18 ईयर के बाद आप वोट डाल सकते हैं, और जिस हिसाब से दुनिया चल रही है तो शायद अगले 2-3 सालों में 15 साल भी हो सकता है, ठीक है। अनसाउंड नहीं होना चाहिए बंदा, अगर वो अनसाउंड है तो वो वोट नहीं डाल सकता, और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें वोटिंग में जो है वोटिंग का जो पावर है, ये बिल्कुल इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को नज़र में रख के हुए जो है ये चीज़, इस पे इसके फीचर्स या इसकी एलिजिबिलिटी जो है तय की गई है। क्यों? जैसे आप बोलोगे सर कैसे, बिल्कुल आप भी वोट डालोगे, कोई और भी वोट डालेगा, वैल्यू तो उस वोट की एक ही है ना, मतलब सब वोट्स की वैल्यू सेम होती है। इसके बाद है जो कॉन्टेस्ट करे। कॉन्टेस्ट करने के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो वो सिटीज़न होना चाहिए। सिटीज़न मतलब अपने देश का रहने वाला, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी नहीं है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होनी चाहिए। देखिए क्वालिफ़िकेशन इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी को जो है नज़र में रखा गया है। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट टीम है इंडिया की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। क्या क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आपको क्रिकेट खेलना जो है आना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। लाइकवाइज जो है क्वालिफ़िकेशन बैरियर नहीं बन सकता। कुछ जो लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी कम क्वालिफ़िकेशन है या बिल्कुल नहीं है, उनमें भी लीडर क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए अगर हम क्वालिफ़िकेशन को एक बार बना देंगे तो हम पहले ही जो है बहुत सारे लोगों को इसमें से आउट ऑफ बॉक्स कर देंगे, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले या तो वो 25 साल या इससे ज़्यादा इसकी उम्र होनी चाहिए। वो जेल जो है नहीं हो, जेल में जो है उसने 2 साल या 2 से ज़्यादा साल जो है नहीं दिए होने चाहिए, मतलब उसको जेल नहीं होनी चाहिए 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, आपकी चाहे कोई भी इनकम हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या कोई भी जेंडर हो, इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता है तो वो कॉन्टेस्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये तो हमने देखा कि फ्रेंचाइज, ठीक है, मतलब वोटर कौन है और कॉन्टेस्ट कौन कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे अब इलेक्शंस होते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शंस। देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है।
कि अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप जो है वो एक्ट करे ऑन द बिहाफ ऑफ लार्जर बॉडी ऑफ पीपल, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास का जो है मॉनिटर होता है, राइट, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी क्लास का, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग होती है, G8 की मीटिंग हुई तो इंडिया से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, PM जाता है, राइट। सो रिप्रेजेंटेटिव आपको समझ आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए रिप्रेजेंटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, लेकिन याद रखिए। सबसे पहले है ट्रस्टी। ट्रस्टी वो इंसान होता है जिसको हम ऑटोनॉमी देते हैं डिसीजन की, कि भाई आप जाओ लेकिन आपको जो ठीक लगे वो करो, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता, खुद डिसीजन ले सकता है वो, इन नेशनल इंटरेस्ट या इन स्टेट इंटरेस्ट वॉटेवर। इसको बोलते हैं ट्रस्टी, उस पर हम ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेलीगेट। देखिए डेलीगेट होता है, उसको चूज़ किया जाता है और उसको क्लियर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको वहाँ पे क्या बोलना है, ठीक। मैंडेट होता है, मैंडेट दिया जाता है कि आपको फिर इंस्ट्रक्शंस और कमांड मिलेगी हायर बॉडी से। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको मैंडेट मिला, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको मैंडेट मिला। सो मैंडेट का मतलब है कि वो अब एक हायर बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स जो हैं वो हायर बॉडी से आएंगी, ठीक। और इसमें और एक टर्म आती है रिप्रेजेंटेटिव रिसेम्बलेंस। इसका मतलब है कि अगर आप देखिए रिप्रेजेंटेटिव बनाना ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्शंस होते कैसे हैं, क्योंकि हमने देखा वोटर कौन है, हमने देखा कॉन्टेस्ट कौन कर सकता है इलेक्शन। अब हम इलेक्शंस के बारे में थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद हम आगे आगे जो है बढ़ेंगे। देखिए इलेक्शंस क्या होते हैं, ये रिक्रूट करते हैं पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक। इलेक्शंस जो है ये तो दो तरीके होते हैं। एक होता है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम प्लूरलिटी सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चले एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए FPTP जो होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें ये चीज़ आप बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि ये एक रेस है और ये लाइन है, ये एक पोस्ट है, इसको पास करना है, ठीक है। कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज 543 है, मैं आपको समझाता हूँ। सो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है वोटिंग होती है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत गया, ठीक। इसमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता वोट परसेंटेज का। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं, A, B और C, ठीक है। A को मिले 34%, B को मिले 33, C को मिले 33। जीता कौन? जीता A, लेकिन मतलब 34% लोगों ने जीता, लेकिन हारा कितने लोगों ने? 66% लोगों ने हारा, जिनकी राय जो है उसके अपोजिट हो गया ये काम। मतलब कि इसमें वोटिंग का परसेंटेज जो है मैटर नहीं करता है, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट होने चाहिए, बस। नो टारगेट्स, इसमें कोई टारगेट नहीं होते कि आपने 500 वोट लाने हैं, आपने ये टारगेट अचीव करना है, नहीं। ओपन कंपटीशन होता है, और ये मैंने आपको बोला डिपेंड ऑन हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे कि कांग्रेस ने जो है 415 सीट्स जीती थी। ये इलेक्शन की बात हो रही है 1971 शायद। तो 80% सीट्स जो है कांग्रेस ने जीती, बहुत ज़्यादा सीट्स। लेकिन जब वोट्स देखे गए तो उनके पास सिर्फ 48% वोट थे, राइट। मतलब वोट परसेंटेज उनका आधा भी नहीं था, लेकिन सीट्स कितनी जीती उन्होंने? 80%। सो इसको बोलते हैं पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इंडिया में ये एप्लीकेबल होता है लोकसभा इलेक्शंस के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए, ठीक है।
इसके बाद है दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें प्रपोर्शन ऑफ वोट्स जो होता है उसी के हिसाब से सीट्स का प्रपोर्शन मिलता है। मतलब इसमें वोट प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मिक्स्ड गवर्नमेंट बनती है अकॉर्डिंग टू सीट्स। मैं समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, एक पार्टी के आए 70%, एक पार्टी के आए 20% वोट, टोटल वोट्स की बात हो रही है। एक पार्टी के आए 10%। सो होगा क्या, अगर सीट्स 10 लेनी है तो ये पार्टी 7 बंदों को भेजेगी, ये 2 को भेजेगी, 1 को भेजेगी, और यही गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। सो इसके 2 वेरिएंट है, मतलब 2 तरीके हैं। एक के होल कंट्री को जो है ट्रीट किया जाता है एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मैंने अभी समझाया, और फिर वोट्स जो है रिसीव होंगे पार्टी को, उसी हिसाब से फिल की जाती हैं सीट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, इज़राइल में और नीदरलैंड्स में ये वेरिएंट जो है एप्लीकेबल है, यही चलता है। दूसरा है इसमें कि कंट्री को डिवाइड किया जाता है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली हमने, ये बी, ये सी, ये पूरी कंट्री का है। फिर क्या करता है, फिर जब वोटिंग परसेंटेज होती है, जब वोटिंग होती है, यहाँ पे भी वोटिंग हुई, यहाँ पे भी वोटिंग हुई, यहाँ पे भी वोटिंग हुई, उसके बाद पार्टी लिस्ट्स बनाती है कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। ठीक है, उसमें जो है हमने होल कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी लिया था, इसमें अलग अलग, इसमें 2-3 लेते हैं। एग्जांपल है अर्जेंटीना, पोर्टुगल। ठीक, इंडिया में भी प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, वो मॉडिफिकेशन मैं आपको समझाता हूँ इंडिया में है क्या। देखिए ये लिमिटेड स्केल के लिए है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ये तो पता ही है आपको। किस किस के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के लिए, विधान परिषद के लिए। देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आपके सिलेबस में है, आप लगभग यहीं पे समझ जाओगे प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते कैसे हैं, लेकिन अलग से भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है अलॉन्ग विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल क्लियर करता हूँ मैं ये चीज़। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा राजस्थान में जो है 10 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 31 है, यूपी में 31 है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है राज्यसभा की सीट्स दी गई हैं स्टेट्स को, सिंपल। सो एमएलए डिसाइड करते हैं मेंबर्स, मतलब राज्यसभा में कौन जाएगा वो एमएलए डिसाइड करते हैं, जिनको हमने एमएलए बनाया है। इसलिए तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में ही होता है ना। अब देखिए ध्यान रखिए, समझिएगा। फॉर एग्जांपल राजस्थान के लिए जो है 4 सीट्स को फिल करना है, 200 एमएलए हैं, मतलब 200 वोट डालने हैं। तो एक फार्मूला लगती है इसमें, टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1। जब आप वो अप्लाई करोगे तो 41 वोट्स होंगे एलिजिबिलिटी के लिए, मतलब जिसके 41 वोट्स आए वो राज्यसभा में जाएगा। टोटल कितने हैं ये, 200 एमएलए हैं, 4 सीट्स हैं। तो होता क्या है, एमएलए को जो है प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है, मतलब उनको एक पेपर दिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मान लीजिए 6 बंदे कंटेस्ट कर रहे हैं, 6 बंदों में आपको चॉइस है, तो आपको 6 के 6 फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस। पहली प्रेफरेंस किसकी है आपको, दूसरी किसकी है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, छठी। अब जब आपने प्रेफरेंस फिल किए बैलेट पेपर पे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जिसके 41 वोट्स होंगे, जिसके 41 वोट्स होंगे वो राज्यसभा में जाएगा। मतलब जिसकी पहली प्रेफरेंस 41 टाइम्स आई होगी वो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अब क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें ये चीज़ भी होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पहले हम 6 बंदे ABCDEF जो है इसने कॉन्टेस्ट किया, लेकिन हुआ कि ABC के ही जो है 41 क्रॉस हुए, बाकी किसी के नहीं हुए। लेकिन अब तो एक सीट पेंडिंग है, राइट। तो D जो है, D बंदा नहीं गया उधर। अब क्या करेंगे इस केस में, इस केस में जो है, इसी केस में यूज़ होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है कि जो इस ABCDEF में सबसे कम वोट वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल हम F लेंगे, F को सबसे कम वोट आए हैं, तो सबसे कम वोट मतलब इसकी सबसे F जो है ये फर्स्ट प्रेफरेंस पे सबसे कम लोगों का है। तो इसमें क्या करते हैं कि इसी F के जो है इसी का पेपर निकालते हैं और पहली प्रेफरेंस जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। पहली प्रेफरेंस एलिमिनेट की तो अब हम सेकंड प्रेफरेंस चेक करेंगे उन लोगों की जिन्होंने पहली प्रेफरेंस दी थी इस F को। ठीक है, क्योंकि इसके सबसे कम वोट से तो चांस नहीं है इसको आने का, इसलिए हमने क्या किया, जिसने पहली प्रेफरेंस जो है F को दी थी, अब हम उन लोगों की सेकंड प्रेफरेंस चेक करेंगे और सेकंड प्रेफरेंस चेक करके जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे कि फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ कि E को आए, E जो था वो सेकंड प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा लोगों को था, तो सिंपली E जाएगा राज्यसभा, क्योंकि उसके 41 सीट्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे चलता है ये काम, इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब कि कॉन्टेस्टेंट जिसके सबसे कम वोट हो उसकी पहली प्रेफरेंस एलिमिनेट की जाती है और सेकंड प्रेफरेंस चेक की जाती है कि दूसरी प्रेफरेंस जो है किसे दी गई थी, और उस हिसाब से जब काउंटिंग होती है तो फिर जो बंदा 41 को टच करेगा सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से वो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल प्रेसिडेंट भी जो है इलेक्ट होता है इंडिया में। अब हमने देखा इलेक्शंस कैसे होते हैं, अब हमने वोटर भी देखा, हमने जो कंटेस्टेंट है उसको भी देखा, अब हमने इलेक्शंस भी देखे। अब हम सिंबल के बारे में पहले पढ़ेंगे। देखिए सिंबल जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वोट, अब बंदा जो है उसको सिंबल भी तो कुछ चूज़ करना है, या कैसे उसको सिंबल मिलेगा, या वो किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करेगा, वो चीज़ें अब हम देखें। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये अलॉट करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को या इंडिविजुअल मतलब इंडिपेंडेंट जो लोग कंटेस्ट करते हैं उनको सिंबल्स। ठीक है, फ्री सिंबल्स में से जो है 3 चूज़ करने होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को या इंडिविजुअल्स को, और वो 3 चूज़ करके इलेक्शन कमीशन को देता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा वाला उसको जो है अलॉट करे। ठीक, फ्री सिंबल जो है ये नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ के लिए होता है। नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ होती हैं जिन्होंने इलेक्शन में उतना खास नहीं किया होता है, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए होता है। और रिजर्व्ड सिंबल होता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ के लिए, मतलब जिन्होंने पिछले इलेक्शंस में जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है। ठीक है, वो सिंबल रिजर्व होता है, वो किसी और को नहीं मिलता। सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। सबसे पहली जो है इलिटरेट वोटर्स को जो है आसानी होती है, उन्हें बिल्कुल पता चल जाता है, चले यहाँ पे हाथ का निशान है, यहाँ पे कमल का निशान है तो दबा देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, पहले क्या होता था कि कैंडिडेट्स के सेम नेम होते थे और डिस्प्यूट हो जाता था, और पार्टीज इसका फ़ायदा भी उठाती थी कि बहुत बार हुआ है कि इंदिरा गांधी के नाम पे जो है सेम इंदिरा कुछ लिख लिया नीचे, तो जो वोट डालने वाला होता था वो भी कंफ्यूज हो जाता, कभी इस इंदिरा को भी वोट जो है वो डाल के आ जाते थे। ठीक है, सो ये तो हुई सिग्निफिकेंस। देखिए सिंबल का क्या है, 1960 में ये एक हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये इसकी रेगुलेशन, रिजर्वेशन और अलॉटमेंट जो है वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होनी चाहिए। लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इलेक्शन सिंबल्स रेगुलेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर जो है 1968 का, इसी के हिसाब से सब कुछ होगा। ठीक है, सो थोड़े से टिट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस ऑर्डर के। सबसे पहला कि इसके पैरा 3 में रजिस्ट्रेशन का जिक्र है, रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। पैरा 6 में रिकॉग्नाइजेशन की बात की गई है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद देखिए रिकॉग्नाइजेशन बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं, मतलब मैंने भी आपको बोला कि ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है।
सो रिकॉग्नाइजेशन जो बेनिफिट्स मिलते हैं एक पार्टी को, सबसे पहला तो रिजर्व्ड सिंबल, ये आपने देखा। और दूसरी चीज़ की ये टॉप ऑफ बैलेट रहती है, ठीक है, बैलेट के ऊपर ही जो है इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसके ऊपर वाले कॉलम्स में ही जो है ये रहती है, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्प्यूट हुआ कोई सिंबल पे डिस्प्यूट कैसे होगा सर? डिस्प्यूट ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल पार्टी में आपस में लड़ाई हो गई और दो हिस्से हो गए पार्टी के, या दो पार्टीज मिल गई, अब सिंबल किसका यूज़ होगा? तो उस चीज़ में क्या होगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के हिसाब से जो है रूल 5 जो है या आर्टिकल 324 इसी का जो है, उसी के हिसाब से डिस्प्यूट सॉल्व करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और फॉर अगर स्प्लिट का मसला है कि मतलब जो कांग्रेस है फॉर एग्जांपल वो दो दो टुकड़ों में बढ़ गई, तो हाथ का निशान किसको मिलेगा? हाथ का निशान उसको मिलेगा जिसके सबसे ज़्यादा एमपी होंगे, सबसे ज़्यादा एमएलए सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वहीं पे जो है सिंबल रहेगा। उसके बाद आपने इम्पोर्टेंट जो इसमें देखना है कि रजिस्ट्रेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी की, वो होती है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है, पार्ट 4A में सेक्शन 29A में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सो इलेक्शन सिंबल जो है वो सेम भी हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि वो दोनों पार्टियां एक ही स्टेट में कॉन्टेस्ट ना कर रही हो, ठीक है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद है क्या, सिंबल लूज़ कर सकती है पार्टी? फॉर एग्जांपल पार्टी ने जो है एक इलेक्शन 2004 में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद वो उसने कभी परफॉर्म ही नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन क्या था 1997 तक डिरिकॉग्नाइज करता था पार्टी को, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ये मॉडिफिकेशन हुई इसमें और ये बोला गया कि नहीं, सिंबल जो है वो रिटेन कर सकती हैं पार्टीज़ और डिरिकॉग्नाइजेशन जो है नहीं होगी पार्टी की। थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है नेशनल पार्टीज़ हैं 7, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राइट, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, ये है 7। और ये वाली जो है लास्ट में बनी है 7वीं, पहले तो 6 ही थी। नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% वोट होनी चाहिए, 4 स्टेट्स में 11 लोकसभा की सीट्स होनी चाहिए और स्टेट पार्टी होनी चाहिए 4 स्टेट्स में कम से कम। और स्टेट पार्टी बनने के लिए जो है 6% वोट होना चाहिए, लोकसभा की 1 सीट होनी चाहिए, 25 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होनी चाहिए, या 3% सीट्स या 3 सीट्स होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो भी हायर हो उसको जो है उस हिसाब से, या तो 8% वोट होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप करंट में इसमें याद रखना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है 2020 में बनी है गोवा में, रिसेंटली ये स्टेट पार्टी बनी है, ठीक है। चलिए, अब हमने जो है सिंबल भी देखा, हमने पार्टी चूज़ की या नहीं की। अब हमने पार्टी चूज़ की, हमने देखा, हमने सिंबल चूज़ किया, राइट, या हम इंडिपेंडेंट अब कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है नॉमिनेशन। देखिए, नॉमिनेशन जो है, जो वोटर कॉन्टेस्ट करता है, जो कॉन्टेस्ट करता है वही नॉमिनेशन फॉर्म भरता है। उसके लिए मैंने आपको बोला एज जो है 25 से ज़्यादा या 25 होनी चाहिए। दूसरी चीज़, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, जो रिज़र्व की गई हैं, चाहे वुमेन के लिए, चाहे एससी के लिए, चाहे एसटी के लिए, उसमें है कंपलसरी रिजर्व्ड कैंडिडेट ही, मतलब वो चाहे वुमेन में हो तो वुमेन होना चाहिए, एससी होना चाहिए, एसटी होना चाहिए, जिस भी रिजर्वेशन उस कॉन्स्टिट्यूंसी को दी गई है वो होना चाहिए, वहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद टिकट इसको मिलेगी कहाँ से, अप्रूवल फ्रॉम पार्टी जो है कि हाँ भाई ये बंदा अब इलेक्शन जो है लड़ेगा, उसको हम टिकट बोलते हैं, मतलब अप्रूवल फ्रॉम पार्टी।
इसको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जमा करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। एक चीज़ जो ऐड हुई है, ये पहले नहीं थी, कि अब लीगल डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, जिसमें ये होना चाहिए कि क्या क्रिमिनल केस हैं इसके, जो कि नॉमिनेटर है क्या उसके क्रिमिनल केसेस हैं, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, मतलब प्रॉपर्टी कितनी है। पहले तो ये नॉमिनेशन के साथ फिल करना होता था, लेकिन अब बिफोर नॉमिनेशन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा करना पड़ता है और फिर वो पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये ज़रूरी बोलना है कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, और उसमें कोई बार नहीं है, आप अनपढ़ लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, चलिए इसके बाद है इलेक्शन कैंपेन। अब हमने नॉमिनेशन फिल की, अब हमें कैंपेन करनी है। कैंपेन क्या होता है? कैंपेन होता है कि पर्सपेक्टिव रखना लोगों के सामने, मतलब लोगों को भी ऑप्शन मिलना चाहिए ना कि हम किसको वोट दें। सो ऑप्शंस उसके सामने तभी होंगे जब हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे कि भाई मैं ये सड़क बनवाऊंगा, दूसरा बोलेगा मैं ये करूंगा, तो लोगों के सामने ऑप्शंस होंगे कि उनको बेस्ट कौन सी चीज़ करवानी है, किसको वोट देना है। सो पर्सपेक्टिव रहता है बिफोर पीपल। दूसरी चीज़, 2 वीक्स का टाइम रहता है इसमें, फाइन किसके किसके बीच में, जब फाइनल लिस्ट जो है अप्रूव होती है और उसकी और पोलिंग के बीच में 2 हफ्ते मिलते हैं इस कैंपेन के लिए। ठीक है, कैंडिडेट क्या करता है, ये कांटेक्ट करता है अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को। ठीक है, रैलियां चलाता है, इलेक्शन मीटिंग्स करता है, उनको अपने साथ लेता है और वो भी जो है इसको सपोर्ट करते हैं, वोट मांगते हैं। तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी कि कुछ इम्पोर्टेंट स्लोगन्स थे जो कि बहुत इन कैंपेन्स में चले थे। चाहे पहले गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने दिया था 1971 में और बहुत मेजॉरिटी से जीता था। उसके बाद सेव डेमोक्रेसी दिया था जनता पार्टी ने, जब नेशनल इमरजेंसी जो है लगी थी, उसके बाद 1977 में जीता था। फिर लैंड टू टिलर, टिलर मतलब फार्मर्स के लिए, ये लेफ्ट ने दिया था 1977 में और ये भी चला था। ठीक है, इसके बाद आपने सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट। आज कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो वो क्या चीज़ है? पहली चीज़, किसी भी रिलीजियस प्लेस का इस्तेमाल नहीं होगा इलेक्शन प्रोपोगंडा के लिए। दूसरी चीज़, किसी भी गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट या ऑफिशियल का यूज़ नहीं होगा इलेक्शन कैंपेन के लिए। तीसरी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट जो है नया फाउंडेशन नहीं डाली जाएगी ड्यूरिंग इलेक्शंस कैंपेन। ठीक है, कि जब से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई है तब से आप किसी नई चीज़ का फाउंडेशन नहीं डाल सकते कि आप उसका यूज़ करोगे, लोगों को बोलेगे। ठीक है, चौथी चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोकसभा के लिए 25 लाख और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 10 लाख जो है खर्च करने हैं इलेक्शन कैंपेन में। और लास्ट वाली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आप कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। ठीक है, अब हमने इलेक्शन कैंपेनिंग भी की, अब क्या होगा? अब होगी वोटिंग। सो अब सीक्रेट बैलेट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पोलिंग और काउंटिंग के बारे में। ये फाइनल स्टेज है। सो जो बंदा होता है, वोटर होता है, वो जाता है, पहले तो वो चेक करता है क्या वो वोटर लिस्ट में है। अगर वो है तो वो कास्ट करेगा वोट कहाँ पे? पोलिंग बूथ पे। किस दिन? पोलिंग और वोटिंग डे जिसको बोलते हैं, उस दिन छुट्टी होती है। वो जाएगा पोलिंग बूथ, जो उसका नियरेस्ट बूथ होगा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो। सो पोलिंग बूथ में जो है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये बंदा वही है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। उसके बाद उसकी मार्किंग होगी, उसके हाथ पे जो है निशान डाला जाएगा कि हाँ ये वोट, उसने वोट डाला, और वो जाएगा ईवीएम के पास और वोट डालेगा। ये तो हो गई वोटिंग। पोलिंग बूथ में जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हेड, और वहाँ पे पोलिंग ऑफिसर होता है, और वहाँ पे पार्टीज़ के एजेंट्स भी बैठे होते हैं जिनको इलेक्शन कमीशन जो है परमिशन देता है। ईवीएम के बारे में पढ़ते हैं, बैलेट के बारे में। देखिए, सबसे पहले बैलेट पेपर यूज़ होता था कि पेज होता था, उस पर बहुत सारे सिंबल्स बने होते थे, उनके नाम लिखे होते थे, जो कि
इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट हुए हैं और उनका सिंबल होता था, और उसके साइड में जो है कॉलम होता था, वहाँ पे आपको अंगूठा करना होता था और फिर आप उसको फोल्ड करके डब्बे में डाल देते थे। ये तो पहले होता था, बहुत हेक्टिक था। लेकिन फिर आई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले दिल्ली की लोकसभा इलेक्शंस में हुआ 1999 में, और उसके बाद जनरल इलेक्शंस जो है 2004 में से जो है सभी सभी इलाकों में इसका यूज़ हुआ। ठीक है, ये एक बॉक्स होता है, इसमें सिंबल्स होते हैं, नाम होता है और एक बटन होता है जिसको आपको प्रेस करना होता है, और प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन भी बंद हो जाती है, क्योंकि आप डबल वोटिंग ना करें। ठीक है, टेम्पर प्रूफ होती है, इसमें टेम्परिंग नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 16 कैंडिडेट्स के नाम होते हैं एक ईवीएम में, इससे ज़्यादा नाम होंगे तो दूसरी मशीन यूज़ की जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमने किया। अब जो है देखिए, बहुत ऐसा चीज़ था ईवीएम में कि आप वोट डालोगे और फिर पता नहीं चलता था मेरा वोट उसी पार्टी को गया या नहीं, कहीं मशीन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसलिए न्यूली ऐड हुआ है एक डिवाइस वीवीपैट। वीवीपैट क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है वही सिंबल पेपर पे जिसको आपने वोट डाला। वोट बटन दबाने के बाद वो जो है वो पेपर आएगा आपके सामने, और उस पर सिंबल होगा कि आपको पता चलेगा हाँ ठीक है, वोट उसी पार्टी को गया है जिसको मैंने वोट डाला। देखिए, बैलेट जो है ये पहले यूज़ किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन बैलेट बोलते हैं, 7 फरवरी 1856 में। ठीक है, तस्मानिया में, ये एक शहर है, वहाँ पे स्टेट है, और इसको मैसाचुसेट्स जो है इसको बैलेट भी बोलते हैं, मैसाचुसेट्स बैलेट, सॉरी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बैलेट जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएसए ने इस्तेमाल किया पहली बार ल्यूइसविल सिटी में। ठीक है, अच्छा, इसके लिए प्राइवेसी होनी चाहिए बैलेट के लिए, मतलब चाहे आप ईवीएम से वोट डालें या किसी भी चीज़ से वोट डालें, इसके लिए प्राइवेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी क्यों होनी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, बीजेपी को पता चला कि बंदे ने वोट डाला है कांग्रेस को, और सुबह आके आपको ठोक देंगे वो। ठीक है, इसलिए जो है प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ लिखी है प्राइवेसी होनी चाहिए? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 21 के 3 क्लॉज में। ठीक, वोटिंग हुई, ईवीएम के बारे में पढ़ा। इसके बाद वोटिंग जब हुई, ईवीएम को सील किया गया, और रिटर्निंग ऑफिसर जो था, रिटर्निंग ऑफिसर ने ईवीएम को सही सलामत लिया कहाँ पे? काउंटिंग सेंटर पे। और काउंटिंग सेंटर पे उसको उसी दिन खोला जाएगा, काउंटिंग डे के दिन, और अनाउंस करेगा रिटर्निंग ऑफिसर ही कि कौन विनर है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्शंस एंड इसमें जो है मैंने आपका ऑलमोस्ट सिविक्स 80% कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने जो है पब्लिक ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइज, सीक्रेट बैलेट, नॉमिनेशन, सिंबल और कैंपेन कंप्लीट किया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आपका बच्चा है। वैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस मैंने आपको पढ़ा है इसमें, लेकिन अलग से मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा क्योंकि थोड़े से पॉइंट्स उसमें हैं। उसके बाद आपका लैंग्वेज रहता है, वो मैंने करवाया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपका बचेगा फिर सिटीज़ एंड विलेजेस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कर लेंगे। चलिए, लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।